दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि आजादी के बाद भारत का बहुत विकास हुआ है तो फिर आप भी गलत सोचते हैं, क्योंकि भारत में भले ही टेक्नोलॉजी बहुत ही अपग्रेड हो गई हो, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो है जातिवाद। यहाँ एक खास समुदाय के लोगों को राष्ट्रवाद के तहत उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान किसी भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। भारत में 1000 से ज्यादा जाति के लोग रहते हैं, 1650 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो या फिर आजादी के बाद हुआ विकास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ मुसलमानों के बारे में जिनके ऊपर पूरे भारत को गर्व है। नंबर 10, टीपू सुल्तान। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 के कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम टीपू सुल्तान फतेह अली खान शाहब था। टीपू सुल्तान 15 वर्ष की आयु में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के सम्राट बने थे। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बेफुरू और साहस के कुएं जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी, जिसके लिए उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। 4 में 1799 को 48 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने धोखे से टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने पहली बार अपने राज्य में युद्ध रॉकेट का निर्माण कराया था। दोस्तों, ये गर्व की बात है क्योंकि ये पहले भारतीय स्वदेशी निर्मित रॉकेट थे। नंबर 9, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया ने 2003 से 2013 में लगातार एक दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ के सिंगल और डबल में टॉप भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही और उसके बाद सिंगल बैडमिंटन कंपटीशन से उनकी रिटायरमेंट के बाद पहले स्थान पर अंकिता रैना विराजमान हुई। मात्र 6 वर्ष की उम्र से सानिया टेनिस पे फुल टाइम फोकस करने लगी, जिसके बाद जब वो 13 साल की हुई तो टेनिस को वो अपने करियर की तरह देखने लगी थी, क्योंकि इस उम्र में वो एक पक्की खिलाड़ी बन चुकी थी, जिसके बल पर वो 10 सिंगल्स और 13 डबल्स जीतने में कामयाब रही। दोस्तों, काफी मेहनत और बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी 2010 में सिंगल्स मैच में हार और कोहनी की इंजरी से उन्हें जूझना पड़ा। 2015 की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 6 से मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाते हुए न कि केवल इंडियन गर्ल्स बल्कि मियामी मास्टर्स, फैमिली सर्किल जीती, बल्कि अपने से हाई लेवल वाली खिलाड़ियों को हराकर जीती, बल्कि सबको पीछे करके नंबर 1 पर आ गई। नंबर 8, मोहम्मद रफी। दोस्तों, मोहम्मद रफी को कौन नहीं जानता। वो सुरों के सरताज थे जिन्होंने हिंदी के अलावा और कई भाषाओं में कुल मिलाकर 25,000 गाने गाए, जिन्हें दुनिया रफी साहब के नाम से बुलाती है। हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायक में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता की वजह से इन्होंने अपनी समकालीन गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। इनकी मखमली आवाज के कारण इन्हें संगीत का शहंशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी का जन्म 24 सितंबर 1924 को पंजाब के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वर्ष 1945 मोहम्मद रफी ने हिंदी फिल्म गाँव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी ने भारतीय संगीत कला को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। वर्ष 1977 में रफी साहब को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 जुलाई 1980 के दिन संगीत की दुनिया का ये चिराग बुझ गया। नंबर 7, अजीम प्रेमीज। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक सिया मुस्लिम फैमिली में हुआ था। आज अजीम भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करके उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, जितना ध्यान वो अपनी कंपनी का रखते हैं उससे कई ज्यादा इनको इंडिया की एजुकेशन का ध्यान रहता है, और सिर्फ इसलिए वो हर साल करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। अजीम प्रेम जी ने भारत की शिक्षा के लिए आगे बढ़कर बहुत से काम किए हैं। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है, क्योंकि वो हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए और एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए हर साल $2 बिलियन का दान करते हैं। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। नंबर 6, मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन मसूदी का जन्म 8 फरवरी 1963 हैदराबाद में हुआ था। अजहरुद्दीन मसूदी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत 1984-85 में इंग्लैंड के विरुद्ध की थी। उन्होंने 99 टेस्ट मैचों में 45 की औसत से कुल 6215 रन बनाए हैं। इसमें 199 रन उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है। अजहरुद्दीन मसूदी ने टेस्ट मैचों में 22 शतक एवं 21 अर्धशतक लगाए हैं। अजहरुद्दीन मसूदी ने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1985 में इंग्लैंड के विरुद्ध बेंगलोर में की थी। उन्होंने 334 एक दिवसीय मैचों की 308 पारियों में 54 बार नाबाद रहते हुए 36.92 की औसत से कुल 9375 रन बनाए हैं। इसमें नाबाद 150 रन उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है। अजहरुद्दीन मसूदी ने एक दिवसीय मैचों में 7 शतक एवं 58 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 229 प्रथम श्रेणी मैचों में 51.98 की औसत से कुल 15,853 रन बनाए हैं। कुछ साल बाद एक समय ऐसा जहां सब उथल पुथल हो गया, जहां लोग अजहरुद्दीन के नारे लगाया करते थे, तो वहीं एक मोड़ ऐसा भी आया। इनमें मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे और पहर आईसीसी और बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन पर जिंदगी भर का बैन लगा दिया गया, लेकिन कुछ साल बाद ये बैन हट गया। नंबर 5, अरमान मलिक। अरमान मलिक की कहानी की शुरुआत होती है 22 जुलाई 1995 को, जब उन्होंने अनु मलिक के घर में जन्म लिया। मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे अरमान मलिक ने अपनी शुरुआत पढ़ाई जमुनाबाई स्कूल से पूरी की। अरमान ने बहुत ही कम समय में काफी शोहरत हासिल की और उन्होंने इसके
इसके लिए अपनी फैमिली बैकग्राउंड का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई सपोर्ट लिया। ये शोहरत इन्होंने खुद के टैलेंट और खुद के दम पर हासिल की है। सरदार मलिक, अनु मलिक और डब्बू मलिक जैसी हस्तियों के परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद इन्होंने कभी भी उस चीज का सहारा नहीं लिया। इन्होंने हमेशा हर जगह अपने सरनेम को छुपाया है। दोस्तों, अरमान मलिक एक जीते जागते मल्टी टैलेंटेड इंसान है। वो सिंगर होने के साथ साथ एक सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, परफॉर्मर और एक्टर भी हैं। यहाँ तक कि अरमान को सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश, बंगाली, गुजराती और तेलुगु जैसी कई लैंग्वेज में भी गाना गाना आता है। दुनिया में लोग इनको किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी जानते हैं। अरमान अब तक 100 से 200 कमर्शियल एड्स में अपनी आवाज दे चुके हैं। उन्होंने टी सीरीज और अरिस्ता को साइन भी किया हुआ है। इसके साथ ही अरमान ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स में 2 डेब्यू अवार्ड जीतने वाले पहले यंग सिंगर हैं और 2015 में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला था। नंबर 4, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ और उनका नाम अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार रखा गया। लेकिन 1989 में किसी कारण की वजह से वो अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम से जुड़ गए और तब उन्होंने अपना नाम बदलकर ए.आर. रहमान रख लिया। रहमान ने अपने करियर की शुरुआत एड्स और डॉक्यूमेंट्री के लिए म्यूजिक कंपोज करके किया और फिर 1992 में मणि रत्नम ने उनको अपनी फिल्म रोजा में म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर दिया और रहमान भी इसके लिए तैयार हो गए और इस मूवी में उनके दिए हुए म्यूजिक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उन्हें सिल्वर लोटस अवार्ड मिला। इतना आगे बढ़ जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक गाने बनाते चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। नंबर 3, अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद था। अब्दुल कलाम आजाद एक कवि होने के साथ साथ लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत की आजादी के बाद वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे और उन्हीं के रास्ते पे चलते थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आजादी के बाद वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में 1952 में सांसद चुने गए और वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। मंत्री रहते हुए मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बड़े काम किए। IIT, IIM और UGC जैसे संस्था की स्थापना भी अब्दुल कलाम आजाद ने ही की थी। 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। नंबर 2, अब्दुल हामिद। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के स्थित धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके यहाँ परिवार की आजीविका को चलाने के लिए कपड़ों की सिलाई का काम होता था, लेकिन अब्दुल हमीद का दिल इस सिलाई के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो बस कुश्ती, दंगल और दांव पेचों में लगता था क्योंकि पहलवानी उनके खून में थी जो विरासत के रूप में मिली। उनके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वीर हमीद शुरू से लाठी चलाना, कुश्ती करना और बाढ़ में नदी को तैर कर पार करना और सोते समय फौज और जंग के सपने देखना तथा अपने गुलेल से पक्का निशाना लगाना उनकी खूबियों में शामिल था। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में ग्रैंडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखकर सेना ने उन्हें 4th ग्रेडिनर रेजिमेंट में भेज दिया और इस रेजिमेंट में काम करते हुए 1965 में भारत पाकिस्तान में हुए युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए अब्दुल हेड शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों, भारत के लोग उनकी बहादुरी के लिए पूरी उम्र सैल्यूट करते रहेंगे। नंबर 1, पीर अली खान। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, लेकिन अफसोस उनके बहादुरी के किस्से इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक बार पीर अली को अंग्रेजों ने बिना वजह गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने पीर अली को इतना चिढ़ा दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली। इसके लिए उन्होंने कई लोगों का एक संगठन बनाया और किसी तरह से 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया, मगर वो इस प्लान में नाकामयाब रहे। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया, लेकिन पीर अली ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर डाला, जिससे उनके कई साथी तो मर गए लेकिन उनका कमांडर लिलियो मारा गया। पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया, मगर पीर अली आजादी के नारे लगाते रहे और लिलियन की हत्या के आरोप